नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज एक ऐसी कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं जो पावर सेक्टर में काम करती है, पावर इंडस्ट्री में काम करती है। एक तरह से पावर का प्रॉक्सी प्ले कह दें तो वो बुरा नहीं होगा। हम बात करने जा रहे हैं आज यस हाई वोल्टेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी SME सेक्टर की है, अपना IPO लेके आ रही है, तो क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो जैसे यस हाई वोल्टेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बात करें इसके धंधे की कि ये व्यापार क्या करती है, तो उससे पहले ये जान लें कि IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा। तो IPO साथियों 12 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। मतलब 12 दिसंबर को ओपन होगा और 16 दिसंबर को क्लोज़ होगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 17 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा। और अगर रिफ़ंड की बात करें, जिन लोगों को अलॉट नहीं होंगे शेयर, उनके अकाउंट में 17 दिसंबर को अब रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर क्रेडिट की बात करें तो जिनको शेयर मिल जाएंगे उनको 18 दिसंबर में क्रेडिट कर दिए जाएंगे उनके डीमेट अकाउंट में। लिस्टिंग की बात करें तो 19 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है और BSE में ये लिस्ट होगी। SME सेक्टर की ये कंपनी है। समझ लेते हैं कि कंपनी कब बनी थी या क्या इसका प्राइस बैंड है। तो साथियों, ये कंपनी जो है 2002 में बनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई है। और इसका जो प्राइस बैंड है 138 रुपये से लेकर के 146 रुपये रखा गया है। 1000 शेयरों का एक लॉट है। मतलब अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको 1000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। मतलब 1,46,000 रुपये जैसे आपके एप्लीकेशन पे बनेंगे। ये समझते हैं कि ये कंपनी जो 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यस हाई वोल्टेज प्राइवेट लिमिटेड, ये काम क्या करती है। फिर थोड़ा सा ये इस पर नज़र डाल लिया जाए तो साथियों क्या है कि आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मरों को जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, जो बड़ी हाई वोल्टेज लाइन आती है, तो आपने ग्रामीण में या सिटी में या कहीं भी देखा होगा, तो जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ पे बिजली घर होता है, बिजली घर से पहले आती है छोटे ट्रांसफार्मर को, उसके अंदर फिर अब गाँव में कम वोल्टेज करके उसके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो एक तरह से ट्रांसफार्मरों के अंदर या बिजली उपकरण जो लगते हैं, आपने देखा होगा ना, ऐसे चूड़ी टाइप से जो चिमनी टाइप के बने रहते हैं, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। या जो बड़ी बड़ी आपने लाइन देखी होंगी वो इस तरह से लगी रहती हैं, उनमें जो यूनिट लगती है वो इनकी लगती है। किसी भी तार अगर दो लाइन ऊपर नीचे जा रही हैं, उनके बीच में करंट का फ्लो ना हो, उसको बीच में रोकने का प्ले काम करती है। एक तरह से इसको विद्युत विभाग में, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में देखा जाए तो एक प्रॉक्सी प्ले कहना बुरा नहीं होगा। एक तरह से उसका प्रॉक्सी प्ले है। अब समझ लेते हैं कि ये जैसे इसका प्रॉक्सी प्ले है या ट्रांसफार्मर वगैरह अभी जो अभी पावर जनरेशन में इसके बहुत से प्रोडक्ट लग रहे हैं, तो वो समझ में तो ऐसा आ रहा है कि भविष्य में इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट रहने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पावर जनरेशन का भी काम बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कितनी भी पावर सप्लाई हो भारत में या किसी भी आप अन्य स्टेट देश में देख लो, उसकी पावर सप्लाई को पूर्ति कर पाना संभव सा है। कितनी पहले एक समय था, अभी भी हर तरह से पावर जनरेट कर पा रहे हैं अपन लोग। पहले तो विद्युत से, अपना कोयले से, पवन चक्की के माध्यम से, सोलर पैनल से, है ना, आप पानी से, हर तरह से बिजली उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद में भी आप देख रहे होंगे कि जब गर्मी का सीज़न आता है तो कहीं कहीं घंटे की लाइट कट हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि पावर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो जाहिर सी बात है, इन कंपनियों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। यस हाई वोल्टेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 110 करोड़ रुपए IPO के जरिए जुटाना चाहती है। मतलब 110 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। फ्रेश इशू की बात करें तो जो कंपनी फ्रेश इशू के जरिए लेना चाहती है 93 करोड़ रुपए है। और ऑफर फॉर सेल, मतलब जो प्रमोटर की जेब में पैसा जाएगा, वो 17 करोड़ रुपया है। जैसे कोटे की बात करें कि कितना % कोटा किसके लिए रखा गया है, तो जो 50% कोटा है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए रखा गया है, जो कि जनरली सभी कंपनियों में रहता है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके लिए 15% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो रिटेल भाई हैं, रिटेल भाइयों के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। IPO के बाद में प्रमोटर की होल्डिंग पर अगर नज़र डालें कि कितने % की होल्डिंग है, तो IPO से पहले प्रमोटरों के पास में 80% की होल्डिंग थी। होल्डिंग मतलब कि 80% की उनकी मालिकाना हक था, जो आफ्टर IPO इसका 55% होल्डिंग रह जाएगी, जो काफ़ी हेल्दी होल्डिंग है। मतलब काफ़ी हेल्दी होल्डिंग कंसिडर की जाती है। आफ्टर IPO की अगर बात करें कि IPO के बाद में इस कंपनी का जो प्राइस बैंड, हायर प्राइस बैंड की बात करें, 146 का अगर प्राइस बैंड पे इस कंपनी की वैल्यू निकाली जाए, क्योंकि जब आप IPO में एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको ये बात देखनी होती है कि यार
जो हम जिस कंपनी में आईपीओ लगा रहे हैं उस कंपनी की ऑल ओवर वैल्यू क्या रहेगी। तो आफ्टर आईपीओ उसकी जो वैल्यू बनेगी वो लगभग 416 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू बन के आएगी। ये तो हमने थोड़ा समझ ला। अब समझ लेते हैं कि ऑल ओवर इसकी फेस वैल्यू क्या है। जो इसकी फेस वैल्यू है वो 5 की है। धंधा हमने समझ लिया कि भाई एक तरह से पावर जनरेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है उसके अंदर ये प्रॉक्सी प्ले है, उनमें इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, ट्रांसफार्मर वगैरह में या जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उन सब में उनका प्रॉक्सी प्ले है। धंधा अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने कर्मचारी काम करते हैं। तो वर्तमान में 157 कर्मचारी इसके पास में काम करते हैं। बहुत अच्छा है मतलब। और इसके जो मालिक हैं, मतलब इसके एक तरह से प्रमोटर की अगर बात करें तो कय्यूर चंद्रशेखर शाह इनके जो प्रमोटर हैं, मालिक हैं, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा कोई नहीं है। कंपनी के पास में 3 प्रॉपर्टी हैं जो कि उनकी लीज पे रखी है। मतलब इन्होंने जो जहाँ पे अपना ये सब सामान रखते हैं वो लीज पे लेकर रखा है, वो लीज पे ले लेते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटली भी नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है या कमज़ोर है। तो बात करें फंडामेंटली की, तो जो इसके एसेट हैं 2022 में 43 करोड़ के हुआ करते थे, 2023 में बढ़ के हो गए इसके 59 करोड़ के, और 2024 में 70 करोड़ के एसेट हो गए। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब टीटीएम बेसिस की बात करें तो 70 करोड़ के 80 करोड़ के इसके रेवेन्यू एसेट हैं। तो एसेट में सस्टेनेबल ग्रोथ है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। 43 से 59 से 70, 70 से 80, तो सस्टेनेबल ग्रोथ है, 10-12% के आसपास दिख रही है। अगर इसका रेवेन्यू पर नज़र डाली जाए तो 2013 में इसके 65 करोड़ के, 2022 में 65 करोड़ के रेवेन्यू थे, 2023 में इसके 90 करोड़ के रेवेन्यू हो गए, 2024 में 108 करोड़ के रेवेन्यू हो गए। और अगर टीटीएम बेसिस की बात करें तो अभी थोड़ा रेवेन्यू कम दिख रहा है, हो सकता है 3 क्वार्टर का ही रेवेन्यू हो, 27 करोड़ जैसा रेवेन्यू दिख रहा है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट पर नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो साथियों, प्रॉफिट इसका जो 2022 में 8 करोड़ 57 लाख का हुआ करता था, 2023 में 11 करोड़ 52 लाख हो गया, 42 लाख हो गया, 2024 में 12 करोड़ 6 लाख हो गया। और जो टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब 3 महीने का जो उन्होंने डाटा जारी किया है उसमें 3 करोड़ 73 लाख रुपए जैसा इनका प्रॉफिट बनता है, जो ठीक ठाक है। मतलब अगर देखा जाए एक तरह से रेवेन्यू में भी सस्टेनेबल ग्रोथ मिल रही है। अभी टीटीएम बेसिस को अगर हटा दिया जाए और जो एसेट है तो एसेट में भी सस्टेनेबल तरह से ग्रोथ है। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है और फ्यूचर में बिजनेस चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। अब समझ लेते हैं कि इनका आईपीओ ऑफ पर्पज़ क्या है, कि भाई आप आईपीओ लेकर क्यों आना चाहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या, तथ्य क्या है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कंपनी के गिरीश चंद्र जी हैं जो प्रमोटर हैं, उन्होंने जैसा बताया है कि वो नई कंपनी लगाना चाहते हैं। बेसिकली 2 तरह के वे होते हैं, आपने देखा होगा, एक तो रिप बुश होते हैं और रिप बुश, और एक बेटिस बुश होते हैं। बुश क्या, तो आपने देखा होगा ना, गोल गोल से, उनकी ये पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनके पास में डिमांड इतनी पड़ी है, उसकी सप्लाई ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा समझ लो आप कि अगर आपको बहुत सी कंपनियों ने ऑर्डर दे दिया कि हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, तो आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, जो फैक्ट्री है, जो जहाँ से आपका प्रोडक्शन होता है, वो एक सीमित समय तक होता है। मतलब सपोज करो आपके पास में कुछ लिमिट क्षमता है कि आप उस क्षमता तक ही कर पाते हो और आप उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। तो इनको एक फैक्ट्री डालनी है, मतलब एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है अपनी। उस यूनिट को डालने के लिए इनको 117 करोड़ रुपए, 110 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। ये अपना पैसा जो है उसमें यूज़ लेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कंपनी के लिए। जनरली अगर आप किसी से कर्जा मांगने जाओ, आईपीओ क्या है, एडिशनल पब्लिक ऑफर, आप अपना हिस्सा बेच रहे, रिटेल मार्केट में जा रहे हो, पब्लिक से पैसा ले रहे हो 110 करोड़ रुपये। उसके लिए आपको सेविंग में अपनी डीआरएचपी दाखिल करनी पड़ती है। उसमें बताना पड़ता है कि आपको पैसे की काय के लिए आवश्यकता है, कि भाई ये जो पैसा आप जुटाना चाहते हो उसका करोगे क्या। तो इन्होंने जो बताया है वो बताया है कि उनको एक नई फैक्ट्री डालनी है। इनकी जो आरआईपी बुश होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई ये कर नहीं पा रहे, तो ये अपनी फैक्ट्री डाल के उससे अपना जो धंधा है उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और कंपनी के अपने प्रति ओनर्स है। आपने देखा होगा बहुत से प्रमोटर ऑफर फॉर सेल लाते हैं, केवल इसीलिए लाते हैं कि जो पुराने प्रमोटर रहते हैं ना, उनको एग्जिट देना है। सपोज करो आप कोई छोटे लेवल पे कोई किसी ने चप्पल बनाने की फैक्ट्री डाली, तो बहुत छोटे लेवल पे 10-20 लाख रुपए की फैक्ट्री डाली, वो प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से अपना आईपीओ तो ला नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे काम कर रहा है। वो गया, मान लो मेरे पास आया, बोले यार मेरे को फैक्ट्री डालनी है, कितने रुपये खर्चा आएगा, बोले यार भाई साहब 50 लाख का खर्चा आ रहा है। मैं बोला ठीक है यार 25 लाख रुपए मैं देता हूँ तेरे को, एक काम कर, तू काम कर ले। उनने चप्पल की फैक्ट्री डाली, अच्छी चल गई।
अब वो जो उन्होंने 50 लाख का धंधा किया था उसको बढ़ के उसकी जो वैल्यू हो गई वो ऑल ओवर 5 करोड़ रुपए हो गई। तो अब वो जिसने 25 लाख रुपए लगाए थे उन्होंने बोला यार मेरे को एग्जिट दे, मतलब थोड़ा सा पैसा मैं चाहता हूँ कि अपना निकाल लूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ। तो आईपीओ में जो उसने अपना पर्पज़ बताया, मतलब आईपीओ में जो अपने डीआरएचपी मतलब जो लेखा जोखा जो सेबी के पास में सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड सेबी है, उसके पास में जो अपना लेखा जोखा देते हैं ना, उसमें पूछा यार तुम क्या काय के लिए आईपीओ जुटाना चाहते हो, पैसा काय के लिए लेना चाहते हो। बोले जो हमारे पुराने प्रमोटर है वो हमारी कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं इसलिए हम आईपीओ ला रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है कि भाई नहीं, अच्छी बात नहीं है। और जो इन्होंने दिया है कि भाई हमारे पास डिमांड इतनी आ रही है कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे, हमें क्या के लिए एक फैक्ट्री डालनी है तो इसके लिए हमें उसकी आवश्यकता है। तो ये चीज़ें जेन्युइन लगती है, ऑनेस्ट लगती है। कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये वहाँ जाएगा, लगभग अच्छी बात है। इसका जीएमपी भी अच्छा है। बात कर ले कि इसका रजिस्ट्रार कौन है। आपके अगर एप्लीकेशन में आईपीओ में एप्लीकेशन लग जाती है तो उसका आपको कौन से रजिस्ट्रार के पास में आपको चेक करना, तो बिग शेयर एक रजिस्ट्रार है, वहाँ पे जाकर आपको चेक करना है। थोड़ा सा आरओसी आरओई वगैरह के बारे में नॉलेज डाल लेते हैं कि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है या कमज़ोर है। जो इसका आरओसी है वो 44% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44% का, जो बेहतर है, बहुत ही गुड है। रिटर्न जो आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका 35% के आसपास है, वो भी अच्छा है। एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, तो लगभग 19 का निकल के आता है, 18.58, जो कि बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है। मतलब जर्नली जो आपने देखा होगा इस तरह की बहुत कम रहते हैं, मतलब अब हायर वैल्यूएशन पर ज़्यादा आता है। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस जो इसका निकल के आता है ना, अर्निंग प्रति शेयर, जब ईपीएस क्या है कि आप जितने रुपये कमा रहे हो और आपके पास में जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं उसको उससे डिवाइड कर रहे हो तो आपको ईपीएस निकल के आ जाएगा, अर्निंग प्रति शेयर। तो इसका 5.45 का अर्निंग प्रति शेयर है, जो कि बेहतर है। पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है इसका लगभग 11.12 का है, मतलब 12% के आसपास निकल गया, तो बेटर है, गुड है। पी रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो ये कंपनी का जो पी रेशो है अपने पीयर कंपटीटर से काफ़ी बेहतर है। मतलब इसका लगभग 35 का पी रेशो निकल के आता है, 35.32 का, तो और अपने कंपटीटर से काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 33 का है, वो ठीक है। और अगर इसकी हम नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 19 का निकल गया है। ये लगभग ऑल ओवर पावर जनरेशन का जैसे ये प्रॉक्सी प्ले है तो बहुत बेहतर कंपनी कंसिडर की जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसके पीयर कंपटीटर की बात करें कि किसी सिमिलर इंडस्ट्री में, सिमिलर बिजनेस में कौन कौन से पीयर कंपटीटर हैं, तो उसके सिमिलर इंडस्ट्री में एक तो हिताची एनर्जी है, वो सिमिलर सिमिलर बिजनेस में काम करती है, 310 का पी है, इसका 35 का पी है, उसका 310 का पी है। देखो ना कितना डिफरेंस है। और ईपीएस उसका 38 का है। और एक तुम्हारा क्रम्पटन पावर है, क्रम्पटन का नाम सुना होगा, काफ़ी जाना माना नाम है। उसका जो पी निकल के आता है वो 78 है, और जो उसका ईपीएस है वो 9 का निकल के आता है, काफ़ी ठीक ठाक है। अब कंपनी को ऑल ओवर अगर देखा जाए कि कंपनी कैसी है, तो कंपनी बहुत ही बेहतर और बेटर नज़र आती है। बट थोड़ा सा कंसर्न की बात ये है कि यार ये एसएमई सेक्टर में है, और एसएमई जब कोई आईपीओ आता है तो उसकी जो बैलेंस शीट को थोड़ा सा सुधार दिया जाता है। हमेशा एसएमई सेक्टर की जो कंपनियाँ रहती हैं वो मल्टीबैगर होती हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही रहता है, डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। जितना आप रिस्क लोगे उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। भाई आप किसी की 60 साल की एज है, उसको अब आगे अपनी लाइफ में अपना पूरा कैपिटल वो किसी एक जगह निवेश कर दे, उसको पता चले कल उसका पूरा कैपिटल जीरो हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके पास में रिस्क भी उतना ही है। कोई 18 साल का युवा है, उसके पास उसकी लाइफ काफ़ी पड़ी है, वो अपने पूरी कैपिटल भी लगा देगा तो उसे मालूम है कि जीरो भी होगा तो अभी काफ़ी है। जब वो विधाता के हाथ में किसी की मृत्यु या जन्म तो कोई किसी को तय नहीं है, पर ऐसा मानते हैं कि भाई जो जर्नली 18 से 20 साल का एज का लड़का होता है उसके पास में उसके अपने रिस्क होते हैं, अपने रिवॉर्ड होते हैं। और जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती चली जाती है, 60 साल 65 साल 50 साल के बाद में, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर रिस्क लेना पड़ता है, मतलब अपने कैपिटल के साथ, क्योंकि वो आपकी पूरे जीवन की पूंजी कमाई है। तो एसएमई सेक्टर की है, एसएमई में आईपीओ आ रही है, बीएससी एसएमई में लिस्ट होगी, तो सोच समझ के आईपीओ लगाएं। ऑल ओवर अगर फंडामेंटली देखी जाए तो बहुत बेहतर कंपनी नज़र आ रही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का अगर थोड़ा सा अच्छी बातों पर नज़र डाल ली जाए तो कंपनी का जो जीएमपी है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो अच्छा चल रहा है। और कंपनी ने जो पुराने अभी तक का जो डाटा है उसने अपने पुराने शेयर होल्डरों को डिविडेंड भी प्रोवाइड किया है, मतलब जो निवेशक हैं उन्हें डिविडेंड भी दिया है। और कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छा है, मतलब फ्यूचर में चलने वाला बिजनेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि पावर की डिमांड नहीं रहेगी, पावर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी आगे भी।
अब बात करें कि इसमें थोड़ा-सा नेगेटिव क्या है, तो कंपनी के पास में कि 5 केसेस चल रहे हैं। टैक्स से रिलेटेड केस है कंपनी के ऊपर, 4-5 केस हैं ऐसे जो टैक्स से रिलेटेड चल रहे हैं। बात कर रहे हैं यस हाई वोल्टेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ऑल ओवर तो ठीक ही नज़र आ रही है। और बात करें कि मैं इस आईपीओ में लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, मैं क्या भी उसको ऑब्जर्व करूंगा कि जीएमपी को देखूंगा क्या चल रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट कैसे रहते हैं, क्या मंडे कल कैसा क्या खुलता है, कि रसिया यूक्रेन ठीक ठाक है नहीं है, ताइवान वाइवान पर चाइना लफड़ा तो नहीं कर रहा है, या इधर तुम्हारा इसराइल ने लफड़ा तो नहीं कर दिया। तो ये सब बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मार्केट का जो जीएमपी एक अंदाजा मात्र है। जीएमपी क्या है? ग्रे मार्केट प्रीमियम। कोई प्रोडक्ट आपका 100 रुपये का है, कंपनी उसे अपना 100 रुपये का बेच रही है, तो डिमांड उसकी मार्केट में क्या चल रही है? ग्रे मार्केट मतलब लिस्ट होने से पहले जो ओपन मार्केट में उसकी डिमांड चल रही है। सपोज करो कोई कंपनी है जैसे एमआरएफ टायर, एमआरएफ कंपनी बोल रही मैं आपको एक शेयर, ऐसा एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा वो नहीं करनी, मैं आपको एक शेयर 1000 रुपये में दे रही हूँ, कंपनी अपना शेयर 1000 में दे रही है, लेकिन ऑल ओवर मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में उसकी डिमांड क्या है? कोई उसे 1200 में लेने को तैयार है, क्या उसे 800 में लेने को तैयार है? अगर कोई उसे 1000 के शेयर को 1200 में ले रहा है, मतलब उसका 20% का जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर कोई उसे 800 पे ले रहा है, तो उसका जो नेगेटिव में 20% चल रहा है। सीधी सी बात है, जीएमपी एक अंदाजा मात्र है। आपको आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना, ये आपका अपना डिसीजन होगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। फाइनल डिसीजन जो भी लें, आप आईपीओ से रिलेटेड या फाइनेंशियल डिसीजन, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लें, क्योंकि कैपिटल के साथ में खिलाड़ करना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं या नहीं भी करते, करने का सोच भी रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर है कि आप सबसे पहले पढ़ें, कंपनियों का बिजनेस मॉडल पढ़ें, फंडामेंटल पढ़ें, कंपनी मजबूत है नहीं है, काम कर रही है, फ्यूचर में ग्रोथ रह सकती है नहीं रह सकती है, जिस कंपनी में हम पैसा लगाने जा रहे हैं। शेयर क्या है? शेयर बेसिकली उस कंपनी का हिस्सा है। मानो मैं अपनी कोई डेयरी खोलता हूँ, वो डेयरी में 4-10 भैंसें हैं 10-10 हज़ार की, और मैं बोलता हूँ कि यार मैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा तुम्हें बेचना चाहता हूँ। तुमने बोला एक काम करो, 50,000 रुपये मेरे से ले लो, तो वो डेयरी की टोटल वैल्यू थी 1 लाख, जिसमें से 50,000 आपकी हो गई। अब अगर सपोज करो मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसमें 5,000 तुम्हारे, 5,000 मेरे, क्योंकि 50% की हिस्सेदारी आपकी है। अगर सपोज करो मेरी 2 भैंसें मर जाती हैं, तो 80,000 का नुकसान हुआ, तो 80,000 में 10,000 आपका हुआ, 10,000 मेरा हुआ। तो इसीलिए कंपनी, आप सोचते हो ना कि शेयर ऊपर चला गया नीचे चला गया, वो कुछ नहीं होता। आप कंपनियों का बिजनेस मॉडल डिस्कस करो, फंडामेंटली देखो कंपनी फ्यूचर में चलेगी क्या नहीं चलेगी, क्या जिस बिजनेस पे आप पैसा लगाने जा रहे हो वो फ्यूचर में चलने वाला है क्या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और वो कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही, या वो खुद ऐसा नहीं कि प्रमोटर माल बेच के जा रहा हो बुल फेस में कि यार मैं इसलिए बेच रहा हूँ कि मेरे को पैसे की, वो आपको जेन्युइन तथ्य सामने आ जाएंगे, जो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है नहीं है, कोई और कारण है, क्या बात है। तो साथियों, आईपीओ में लगाना नहीं लगाना आपका अपना डिसीजन है। मैं आपको कंपनी के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, जो कंपनी के बारे में बुरी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। बहुत एक सोच समझ के ही आपको आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं देख रहा था लगभग 77% ऐसे यूज़र हैं मेरे, जो मेरी वीडियो देखते ज़रूर हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, 0.5 सेकंड लगती है, कर दिया करो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।